तो भाई लोग वीडियो को देखने से पहले अपने हेडफोन और ब्लूटूथ वगैरह जो भी है पहन लो, क्योंकि भाई आगे कुछ खतरा आने वाला है, जिस खतरे के चक्कर में तुम जायदाद से तो बेदखल होगे ही होगे, साथ में जूते चप्पल के हेडशॉट खाओगे वो अलग से। इसीलिए बी सेफ एंड पुट योर हेडफोन्स फॉर बेटर एक्सपीरियंस। सो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो तुम सब लोग। आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगे। और भाई लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसको बहुत सारे बंदों ने देखा और वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं कि वो शुरू का पार्ट कुछ ज़्यादा ही बोरिंग लग रहा है उनको। तो भाई लोग मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा, भाई अपने मेन कैरेक्टर को कम से कम उसकी लाइफ इंजॉय तो करने दो। इसको स्पाइडरमैन के जैसा क्यों बना रहे हो। वो जैसे हर जगह पे अपनी बंदी को खोता ही है, ये अपनी बंदी को क्यों खोए भाई। इसको अपनी लाइफ इंजॉय करने दो। और तुम लोग इसको देख करके हवस खाओ ना। इसको देख करके तुम लोग जल क्यों रहे हो, जैसे कि तुम्हारी कोई बंदी ही नहीं होने वाली। तुम लोग भाई इंडिया में रह रहे हो, टेंशन मत लो, तुम्हारी शादी तुम्हारे मम्मी पापा करवा ही देंगे कैसे भी करके। तो भाई मजाक बहुत हो गया, लेकिन जेनुअनली अगर तुम लोगों को कोई भी पार्ट बोरिंग लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ टाइम स्टैम्प के साथ। मैं हो सकता है कि आगे से उस चीज़ को इम्प्रूव कर लूँ या फिर एकदम नई तरीके से एक्सप्लेन करूँ, जिससे कि वो पार्ट तुम लोगों को और भी ज़्यादा पसंद आए जितना अभी आ रहा है ना। पिछले पार्ट में तुम लोगों ने देखा था जो और अपनी ही उनकी शादी के लिए जो कि फैमिली और उसके भाई के बीच में जितनी भी कन्वर्सेशन होनी थी डेट को लेकर के, वो सारी डेट हुई थी। इसके बाद जो सांगरोक की एडवाइस पे अंडरग्राउंड बिजनेस रियल में इंटर करने के लिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट को सीखने के लिए एक औरत के पास गया था, जिसके पास जाने के बाद वो औरत बायहुआलिन जो को चाटे मार मार के फेस ट्रांसफॉर्मेशन वाले आर्ट को सिखा देती है, जिसको सीखने के बाद जो इस हबसी औरत को 20,000 गोल्डन टेल्स देता है और वहां से तेजी में भाग लेता है। जिसके बाद हमें बैगर सेक्ट के एक प्रोमिसियस टैलेंट डेंग जोजियोल को दिखाया गया था, जो कि हैनान प्रोविडेंस के बैगर सेक्ट के ब्रांच में पहुंचा था, जहां पे पहुंच के उसको पता चला था उसके नाम से ही कोई और बंदा आया और उसकी जितनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी वो सारी चुरा के ले गया। मतलब कि भाई उसकी ब्लड स्क्वाड की जमा की हुई इंफॉर्मेशन। जिसके बाद ये सारे बैगर्स को कल्प्रिट को ढूंढने के लिए लगा देता है और फिर इसके ऐसा ऑर्डर देते के साथ ही हमारा पिछला पार्ट खत्म हो गया था। तो अब इस वाले पार्ट की शुरुआत होती है और जोजियोल सोचता है ये ब्लड स्क्वाड के पूरी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बुरी सिचुएशन है जो कि हुई है। आखिर किसने ही सोचा होगा हमारी ब्लड स्क्वाड जो इतने महीनों से इतनी सारी इंफॉर्मेशन जमा कर रही थी उसको कोई बंदा आएगा और यूं चुरा के ले जाएगा। जोजियोल ऐसा सोच के अपने सामने खड़े बुड्ढों से बोलता है, आखिर यहाँ पे हुआ क्या था। क्या आप सच में मुझसे ये कह रहे हैं मेरे जैसा ही दिखने वाला यहाँ पे कोई बंदा आया और सारी इंफॉर्मेशन को उठा के ले गया। ये सफेद बालों वाला बुढ़ा बोलता है, ये डेफिनेटली तुम ही थे। इसके अलावा उसको ब्लड स्क्वाड के सारे कॉन्टेक्ट मेथड और सारे कोड लैंग्वेजेस भी आते थे। कहीं ऐसा तो नहीं तुम हरामियों ने हमें धोखा दे दिया। डेंगजियोल ये सुन के अपने छाती पे एक निशान दिखाते हुए बोलता है, ये लोहे से छापे जाने वाले निशान बिना कोई शक के एक बैगर होने की ही निशानी है। लेकिन आप इन सभी बातों को छोड़िए, मुझे ये बताइए उसने मेरे अपीयरेंस को तो कॉपी कर लिया, लेकिन वॉइस के बारे में क्या वॉइस भी बिल्कुल मेरे जैसी थी। बुढ़ा बोलता है, बिल्कुल भाई, इवन उसके सारे इशारे और हैबिट्स भी बिल्कुल तेरे जैसी थी। डेंगजियोल ये सुन के सोचता है इसके ये अमेजिंग डिस्गाइज स्किल्स को अगर साइड में रख दिया जाए जो कि इवन ब्लड स्क्वाड के डिवाइन बैगर तक को भूल बना दिया, आखिर वो बंदा कैसे मेरे वॉइस और इवन हैबिट्स तक को मिमिक कर सकता है। जिसका मतलब यही है उसको मेरे ट्रू आइडेंटिटी के बारे में बहुत ही ज्यादा पहले से पता होगा और वो बहुत ही लंबे समय से मुझे ऑब्जर्व करते हुए आ रहा होगा। लेकिन मुझे बहुत ही अच्छे से और क्लियर तरीके से याद है मैंने कभी भी किसी को मुझे फॉलो करते हुए नोटिस नहीं किया। लेकिन एक मिनट, क्या ऐसा हो सकता है कुछ समय पहले जो अननोन बंदे के साथ मैंने थोड़ी सी दारू पी और उसके साथ थोड़े मजे किए वो बंदा कल्प्रिट हो। वो बंदा बातचीत करने में इतना ज्यादा अच्छा था कि मैंने खुद को तक ऑफ गार्ड कर दिया वहां पे। आखिर इसका नाम क्या था। हाँ, जो यंग हुन। डेंगजियोल इन सभी बातों को याद करके वो बुढ़े से बोलता है, जल्दी जाओ और उस कमीने जो यंग हुन को ढूंढ के लाओ। पतला सुखला सा लड़का होगा और पेल स्किन होगी और एकदम लड़की के जैसा प्रीटी होगा। जिसको सुन के ये बुढ़ा अपने जो को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद कि अपना जो डेंगजियोल को टेलीपैथी के थ्रू बोलता है, हे बडी क्या हाल चाल, तुम्हें क्या सीक्रेट डॉक्यूमेंट चाहिए। जिसको सुनते ही डेंगजियोल पूरी तरीके से फटते हुए बोलता है, तू कुत्ते के बच्चे कहाँ पे है, ऐसे छुपना बंद कर और बाहर आ। अपना जो बोलता है, ऐसे हवा में चिल्लाना बंद कर और जो मैं लोकेशन बता रहा हूँ वहां पे आ
जा इससे पहले कि मैं सारे सारे डॉक्यूमेंट को यूं ही भस्म कर दूं। डेंग जियोल जैसा ही जो के मुंह से लोकेशन के बारे में सुनता है वैसे इसके पास कोई चारा तो रहता नहीं है, ये बस सीधा वहीं पर ही पहुंच जाता है। जहां पहुंच के डेंग जियोल जब अपने जो के चेहरे को देखता है तो फिर इसका शक पूरी तरीके से यकीन में बदल जाता है। इसके पिछवाड़े में जो चक्कू भोंका था वो और कोई नहीं, इसका चड्डी बड्डी दोस्ती है दो पल का। जो जियोल जो के चेहरे को रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको भर भर के गालियां देता है, जिसको सुन के अपना जो कैजुअली बोलता है, मुझे वो सोल्डरिंग आयरन के बारे में तो पता ही नहीं था, इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिसको सुन के डेंग जियोल अपना ऑरा दिखाने के लिए जमीन पे तेजी से पैर मारता है और अपने जो को गुस्सा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अपना जो उसके ऑरा का पकोड़ा कर देता है और अपना प्रेशर उस पर डाल के उसकी चड्डी फाड़ देता है। डेंग जियोल जो कि ओवरवेलमिंग प्रेशर को फील करके सोचता है, मैं तो इसके मार्शल आर्ट के लेवल तक को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या ये अंडरस्टैंड रियलम से भी ऊपर का बंदा है। डेंग जियोल ऐसा सोच के अपनी औकात पे आते हुए बोलता है, मैंने तुम्हारे साथ कौन सी हरकत कर दी जो कि तुम मेरे साथ इस तरीके का बर्ताव कर रहे हो, प्लीज मुझे वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट वापस दे दो। जो बोलता है, ऑफ कोर्स भाई मैं तुझे ये डॉक्यूमेंट रिटर्न कर दूंगा, नहीं तो ब्लड स्क्वाड का लीडर आएगा और तुझे कुत्ते पीटने वाले स्टिक से कुत्तों की तरह मारेगा। डेंग जियोल ये सुन के हैरान होते हुए बोलता है, हैं तुझे इवन मेरे मास्टर के आइडेंटिटी के बारे में भी पता है। डेंग जियोल ऐसा बोल के सोचता है, इस बंदे को हमारे बैगर गैंग के डिवाइन ऑब्जेक्ट के बारे में तो पता ही है, इसके अलावा इसको ये भी पता है हमारे ब्लड स्क्वाड के लीडर बैगर गैंग के लीडर गु चोनजी के रूप में डिस्गाइज करके आते हैं। जो बोलता है, अरे तुम इतने ज्यादा हैरान क्यों हो रहे हो, ये तो तुम्हारा कोई ग्रैंड सीक्रेट भी नहीं है, मैं तो आसपास की थोड़ी जगह घूमा और ये सारे सारे आंसर मुझे मिल गए, तुम्हें तो पता ही होगा, ये चीज मैं देख के ही बता सकता हूँ, भले ही ब्लड स्क्वाड की रेपुटेशन कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, ये बैगर गैंग की 36 स्क्वाड्स में से बस एक ही स्क्वाड है। ऐसा होने के बावजूद सारे सारे बैगर गैंग की इंफॉर्मेशन यहाँ ब्लड स्क्वाड के पास गैदर की जाती है। बैगर गैंग के अंदर जो कि प्राउडली खुद को एक इंटेलिजेंस ग्रुप कहते हैं, यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमेशा ही हाईएस्ट अथॉरिटी ही रखती है, जिसकी वजह से मुझे इस बात के ऊपर तो पूरा यकीन हो गया ये जो स्क्वाड का लीडर है वो कोई ऑर्डिनरी सा बंदा तो नहीं है। चलो मैं एक और गेस करता हूँ, ये हैनान प्रोविडेंस के बैगर सेक्ट का ब्रांच कोई आंडू पांडू से जगह नहीं है, बल्कि ये ब्लड स्क्वाड की हायरसी वाली जगह है। मैं सही बोल रहा हूँ ना, ये हैनान ब्रांच ब्लड स्क्वाड की रीडर है। डेंग जियोल जो कि इन सभी बातों को सुन के बोलता है, तो बताओ आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। जो बोलता है, एक कांटेक्ट मेथड। डेंग जियोल बोलता है, तो फिर क्या तुम हमारे बैगर सेक्ट के एल्डर से मिलना चाहते हो। जो बोलता है, ना भाई ना, मैंने तेरे को जो एब्जॉर्व किया उसी में मेरा दिमाग खराब हो गया, अब मैं और किसी जैसे भिखारियों को नहीं देखने वाला हूँ। डेंग जियोल बोलता है, हाँ तो भाई तू फिर किससे कांटेक्ट करना चाहता है। जो बोलता है, मोजिन चेंबर ऑफ कॉमर्स के एक लोएस्ट रैंक वाले मेंबर से, जिसको कि मैं बड़ी आसानी से रिक्रूट कर सकूं। ये और भी अच्छा होगा अगर उस बंदे ने कोई फ्रॉड या फिर करप्शन करके रखा हो तो। साथ में ये सारे काम पूरी तरीके से सीक्रेटली होना चाहिए और तुम्हारे पास टाइम लिमिट 3 दिन का है। डेंग जियोल जो की बात को सुन के सोचता है, मोजिन चेंबर ऑफ कॉमर्स एक इतना बड़ा जाइंट फिगर है ट्रेडिंग की दुनिया में, जिसका एक छोटा मोटा एजेंट भी कम से कम एक लोकल मजिस्ट्रेट तो होगा ही। आखिर ये बंदा उस जैसे पावर को अपने पार्ट में कैसे लेकर के आएगा। डेंग जियोल के ऐसा सोचने के बाद जो बोलता है, तुम भिखारियों को मोजिन चेंबर ऑफ कॉमर्स के बारे में कुछ ज्यादा ही डिटेल में पता है, उसके अंदर कौन सी चीज को अंदर लेकर जाया गया और कौन सी चीज को बाहर लेकर जाया गया, उसकी पूरी पूरी लिस्ट बनी हुई है तुम्हारे पास। मुझे ये तो नहीं पता तुम लोग ये सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके करोगे क्या, लेकिन मैं इस बात से तो पूरी तरीके से श्योर हूँ तुम लोगों को उनके करप्ट एजेंट के बारे में पता लग ही चुका होगा। डेंग जियोल जो कि इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कैपेबिलिटीज को देख करके पूरी तरीके से हैरान होते हुए सोचता है, आखिर इस हरामी की असली आइडेंटिटी क्या है, जो कि इसको हमारे बैगर सेक्ट के सारे मूव्स के बारे में पता है। डेंग जियोल ऐसा सोच के जो के क्वेश्चन का आंसर देते हुए बोलता है, ये कोई ऐसा काम है जिसको कि मैं खुद से हैंडल नहीं कर सकता। जो बोलता है, अबे क्या तू डिवाइन बैगर नहीं है जो कि तू इतना सा काम नहीं कर सकता। डेंग जियोल बोलता है, मेरे मास्टर ने मुझे एक डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट तो किया है, लेकिन मैं अभी भी एक ऑफिशियली डिवाइन बैगर नहीं बना हूँ, इसलिए मैं उस पोजीशन में ही नहीं हूँ जिससे कि मैं इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सकूं। जो डेंग जियोल की बातों को सुन के सोचता है, वेल ये गधा सिर्फ इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट्स को इकट्ठा ही कर सकता है, उन इंफॉर्मेशन का ये इस्तेमाल करने की पोजीशन में नहीं है। मुझे लगा था डिवाइन बैगर होना कोई बड़ी बात होगी, जैसे कोई सीक्रेट मैसेज को लेना या फिर कोई सीक्रेट मैसेज को ट्रांसफर करना। ये बंदा तो सच में पूरी तरीके से यूजलेस निकला, जो इस बात को सोचता है नहीं बोलता भी है। टेंग जियोल बोलता है तुम्हें मेरे साथ नेगोशिएशन करने के बजाय मेरे मास्टर के साथ करना चाहिए, मैं वो करने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जो ये सुन के बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, चल फिर ठीक है, तू मुझे सीधा बैगर सेक्ट के लीडर के पास ही लेकर के चल। जो ऐसा बोल के सोचता है बैगर सेक्ट का लीडर जू टियानजी, जिसको कि ड्रंकन सेज बैगर के नाम से भी जाना जाता है, वो इतना ज्यादा मिस्टीरियस है कि इससे मिलना जियांगो के एम्परर से मिलने से भी ज्यादा मुश्किल है। मैंने डेंग जो जियोल को चुन के कोई गलत डिसीजन नहीं लिया, इसकी हेल्प से ही मैं उस जैसे एक पर्सन से मिल पाऊंगा। हाँ लेकिन रास्ते में ऐसा हो सकता है कि इसके कुछ ख्याल बदल जाए। डेंग जियोल जो कि हरकतों को देख करके बोल देता है तू क्या मेरे पे भरोसा नहीं करता। जो बोलता है अबे ऐसा हो सकता है कि तू मेरे को भिखारी का झुंड में लेकर के जाए और वहां पे लेके जाके पिटवा दे, और मैंने इसके बारे में तो सुन ही रखा है, बैगर सेक्ट के अंदर लगभग 1 लाख से भी ज्यादा मेंबर्स है, इसीलिए मैं थोड़ा सा बस कॉशियस हो रहा हूँ, मैं तेरे पर यूं ही ब्लाइंडली ट्रस्ट तो नहीं कर सकता ना, समझ मेरी बात को थोड़ा सा। डेंग जियोल बोलता है लेकिन भाई सबसे पहला बंदा तो यहाँ पे मैं होऊंगा ना जो कि अपने मास्टर के हाथों से मरेगा। जो बोलता है देख भाई जनरली जिसके टाइटल के पीछे ये सेज लगा रहता है वो हमेशा काइंड हार्टेड ही निकलते हैं। डेंग जियोल बोलता है अबे तू थोड़ा पागल है क्या, जरा सोच तो सही उसके नाम के पीछे ये ड्रंकन क्यों लगा हुआ है। जो सोचता है तो फिर क्या इसका मतलब ये है वो एक बार जब दारू पी लेगा तो फिर पागल सेज बन जाएगा। अगर ये डेंग जियोल सीक्रेट डॉक्यूमेंट को लेकर के जाता है और ड्रंकन सेज के हाथों से मर जाता है तो फिर मैं तो इसमें कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, ये कोई ऐसा बंदा तो है नहीं जो कि अपने सिर को यूं ही बड़ी आसानी से झुका ले। अगर मैं ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट को अपने पास नहीं रखा होता ये तो मेरे सामने भी बो डाउन नहीं करता। जो का ऐसा सोचना ही होता है कि एल्डर जो गैंग बोलते हैं ओए ये क्या है, मैंने कुछ गलत तो नहीं देख लिया बेटा, जो मेरी आंखें तुम्हारी इतनी अच्छी तो नहीं है लेकिन जरा एक बार इस बंदे की ईयर लोब की तरफ देना। जो एल्डर जो गैंग की बातों को सुन के डेंग जियोल की आंखों की तरफ एकदम फोकस करके देखता है जहां इसको एक पैटर्न में बहुत ही छोटे छोटे कुछ डॉट्स नजर आते हैं जो कि इतने ज्यादा छोटे हैं जिसको अपना जो अनफैथमेबल रियलम के आई साइट के साथ भी बड़ी मुश्किल से देख पा रहा है। जो उस पैटर्न को देख करके बोलता है तू कुत्ते के बच्चे, ऐसा लगता है कि मैंने एक बड़ी मछली को पकड़ लिया। क्या तेरे कनेक्शन सीक्रेट मेरिडियन के साथ है, क्योंकि तेरे ईयर लोब्स पे 7 रेनबोज में से एक बिग डिपर के टैटू का निशान है। वाह देखो तो सही मैंने क्या ढूंढ लिया, सक्सेसिव बैगर डार्क मर्चेंट का एक कुत्ता निकला। डेंग जियोल जो कि इन बातों को सुनने के साथ ही अपने 8 ड्रैगन सबडूइंग पाम की फर्स्ट टेक्निक माइटी ड्रैगन रिपल्सन से जो के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे अपना जो तो बड़ी आसानी से बच जाता है। जिसको देख करके डेंग जियोल 5th टेक्निक ड्रैगन सोर इन द स्काई का अटैक छत के ऊपर करता है और छत को तोड़ करके वहां से भागने लगता है। सॉर्ग और डेंग जियोल के मार्शल आर्ट को देख करके इंप्रेस होते हुए बोलते हैं भले इसका रियलम बहुत ही ज्यादा कम है लेकिन इसकी बैगर गैंग की मार्शल आर्ट टेक्निक को लेकर के अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। इसको देखना बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मैं यंग बैगिंग ड्रैगन एम्परर को देख रहा हूँ। नाउ डेंग जियोल जो के चंगुल से भागने के लिए ड्रंकन 8 इमोर्टल स्टेप्स क्लाउड ड्रैगन गेल रस का यूज करते हुए वहां से भाग रहा होता है, जिसको देख करके जो हेवनली सॉर्ड ओमनीपोटेंट स्टेप का यूज करता है और सीधा भागते हुए उसके सामने आ जाता है। जिसको देख करके डेंग जियोल हक्का बक्का होते हुए सोचता है बैगर गैंग की क्लाउड ड्रैगन गेल रस सेंट्रल प्लेन की 3 ग्रेटेस्ट बॉडी लाइटनिंग आर्ट्स में से एक है, एक ट्रूली एक्सक्लूसिव टेक्निक। लेकिन क्या सच में कोई ऐसी बॉडी लाइटनिंग आर्ट है जो कि इसको कैचअप कर सकती है। जो बोलता है बिटवा तुम कहाँ भाग रहे थे हमसे बच के। डेंग जियोल बोलता है क्या तू भी सीक्रेट मेरिडियन का एक डार्क मर्चेंट ही नहीं है, तो फिर तू मेरे साथ ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। डेंग जियोल ऐसा बोल के दोबारा सोचता है बहुत ही कुछ लोग होते हैं जो कि सीक्रेट एल्डर के नाम को जानते हैं, उसके अलावा कोई भी ऐसा बंदा जो कि 7 रेनबोज के निशान को पहचान ले वो जरूर से ही सीक्रेट मेरिडियन का एक डार्क मर्चेंट ही होगा। इसीलिए सीक्रेट मेरिडियन के फिगर्स के बीच में एक रूल है, कोई भी एक दूसरे की आइडेंटिटी को एक्नॉलेज नहीं करेगा, तो फिर ये मुझे क्यों ऐसे चेज करने में लगा हुआ है।
डेंगजियोल का ऐसा सोचने के बाद जो बोलता है तू कोई सीक्रेट एजेंट नहीं बल्कि एक डार्क मर्चेंट है, तो फिर तू कोई लल्लू पंजू सा तो बंदा होगा नहीं। डेंगजियोल बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम 7 रेनबोज में से किसके अंदर से आते हो, लेकिन ऐसे लॉज को तोड़ना बंद करो। जो डेंगजियोल की बातों को सुनकर अपने तलवार के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है ओए डार्क मर्चेंट, तू अगर ओबीडियंटली मेरे क्वेश्चन का आंसर अब से नहीं देता है तो फिर मैं अब और ज्यादा मजाक नहीं करूंगा। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, तेरा कोड नेम क्या है? डेंगजियोल गुस्सा करते हुए बोलता है तुझे क्या लगता है मैं तुझे अपना कोड नेम यूं ही बड़ी आसानी से बता दूंगा। जो ये सुनते से ही वर्ल्ड डोमिनेटिंग सॉर्ड स्पिरिट का यूज करते हुए डेंगजियोल के ऊपर प्रेशर डालने लगता है, लेकिन डेंगजियोल प्रेशर में आने के बावजूद जब आंसर नहीं देता है तो फिर जो अपने सॉर्ड को निकालता है और सीधा उसके मत्थे के ऊपर एम कर देता है। और फिर इसके बाद हमें ऑथर की तरफ से एक और एक्स्ट्रा पैनल दिखाया जाता है जहां पर जो सोच रहा होता है अगर बेगर सेक्ट का सक्सेसर ही डार्क मेरिडियन का एक डार्क मर्चेंट निकला तो फिर ऐसा हो सकता है 6 ग्रेट डिवाइन ड्रैगन में से भी कोई एक डार्क मर्चेंट निकले, और मोस्ट प्रोबेबली वो बंदा हो सकता है कि जियांगू हो। उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है, क्यों है कि नहीं व्यूअर्स, मैं सही तो बोल रहा हूँ ना। नाउ बैक टू द स्टोरी। डेंगजियोल बोलता है अबे तू है कौन? वही R2H वाला मीम लगा सकते हो तुम लोग, अबे तू है कौन वाला। जो बोलता है मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ तुम्हारा कोड नेम क्या है? डेंगजियोल बोलता है मैं मरना पसंद करूंगा कोड नेम बताने के बजाय। जो बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, चल फिर तेरे डेंटियान से शुरुआत ही कर देते हैं। डेंगजियोल ये सुन के घबराते हुए बोलता है नहीं 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 रुक जा भाई रुक जा रुक जा। जो बोलता है अच्छा बेटे, तेरे जैसा कोई बंदा जो कि अपने मार्शल आर्ट को अपनी लाइफ से ज्यादा ट्रेजर करता है वो कोई मर्चेंट नहीं हो सकता। तू एक आउटसाइडर है जिसको कि सेक्रेट मेरिडियन वालों ने अपने अंदर लिया है। ओह भाई गलत नहीं सोचना, मतलब एडमिट किया है, जो भी समझ लो भाई तुम लोग ना। जो की बातों को सुन के डेंगजियोल के चेहरे पे जो एक्सप्रेशन होता है ना, आय हाय 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 की बोलूं तुम लोगों को। डेंगजियोल के एक्सप्रेशन को देखकर जो बोलता है ये तुम्हारे चेहरे पे अचानक से जो इंफीरियर वाला एक्सप्रेशन आया वो क्या था? मैंने जैसा कि एक्सपेक्ट किया था तुम कोई 7 ट्रेडिशनल फैमिलीज में से एक से नहीं आते, जिसका मतलब तो यही है कि तुम्हें बचपन से सीक्रेट मेरिडियन के द्वारा नहीं पाला गया है। तो फिर तो दूसरा रीजन जरूर से ही पैसा ही होगा। आखिर इतना कितना पैसा होगा जो कि बेगर सेक्ट के सक्सेसर की इतनी ज्यादा ट्रेमेंडस टैलेंट और एबिलिटी के वर्थ इट हो। डेंगजियोल बोलता है अबे भाई मैं कोई पैसे के लिए काम नहीं करता। जो ये सुन के सबसे पहले तो सोचता है ये घुटने में दिमाग वाला आदमी इतने छोटे से प्रोवोकेशन के ऊपर भी रिएक्ट कर दिया, फिर तो ये जरूर एक मर्चेंट नहीं है। ऐसा सोच के जो डेंगजियोल से बोलता है तो फिर ऐसी कौन सी चीज का प्रॉमिस उन लोगों ने तुमसे किया है? डेंगजियोल बोलता है अगर तुम सच में एक डार्क मर्चेंट हो तो फिर तुम्हें तो इसके बारे में पता ही होगा वो लोग दूसरों को अपनी तरफ किस तरीके से लाते हैं। अगर ये डार्क मर्चेंट हर एक महीने लोटस पिल अगर मुझे नहीं देंगे तो फिर मैं अपनी मदर को जिंदा तक नहीं रख पाऊंगा। जो बोल अजूरे लोटस पिल, आखिर ये किस तरीके की मेडिसिन है? डेंगजियोल बोलता है ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हार्ट के डिजीजेस में राहत देने का काम करती है। जो बोलता है अगर मैंने तुम्हारे मदर की हार्ट के कंडीशन को सॉल्व कर दिया तो फिर क्या तुम कोऑपरेट करोगे मेरे साथ? डेंगजियोल बोलता है अभी तक तो कोई ऐसा फिजिशियन नहीं आया जो कि मेरे मदर के हार्ट के कंडीशन को सॉल्व कर पाए। वो लोग तो ऐसा कहते थे तुम्हारी मदर जिंदा भी इसीलिए है क्योंकि अब तक अच्छी खासी मेडिसिन को खाते हुए आई है, नहीं तो कब की टपक जाती। जो बोलता है अबे छोड़ इन सभी डॉक्टर को, वो सारे इमोर्टल फिजिशियन थोड़े ही थे लाइफ एंड डेथ मेडिकल सेक्ट के। मैं तुम्हारी मदर के लिए उन इमोर्टल फिजिशियन से प्रिस्क्रिप्शन लेकर के आऊंगा और साथ में जितने भी मेडिकल एक्सपेंस होंगे वो भी कवर कर दूंगा। डेंगजियोल जो कि ऐसी बातों को सुन के बोलता है अबे तू है कौन जो कि इमोर्टल फिजिशियन तक को जानता है, और उनको जानता भी है तो किस तरीके से जानता है जिनको देखना भी एक बार के लिए बहुत ही बड़ी बात है। जो बोलता है हमारा और उनका बड़ा ही लंबा चौड़ा और गहरा रास्ता है, मतलब रिश्ता है भाई। डेंगजियोल बोलता है अबे घंटा मैं तेरी बातों का भरोसा करूंगा, आखिर तू है कौन जो कि बोल रहा है मैं इमोर्टल फिजिशियन तक को जानता हूँ। जो बोलता है बेटे मैं जूनियर स्वॉर्ड गॉड हूँ, जोकलैंड चेंबर ऑफ कॉमर्स का जूनियर स्वॉर्ड गॉड, तेरे को यहीं लेटा के पी लूंगा। डेंगजियोल बोलता है अगर तू भाई सच बोल रहा है तो आजा ले मार ले, मैं झुक रहा हूँ। जो अपने स्वॉर्ड के ऊपर चढ़ते हुए बोलता है अबे छोड़ जाने दे, मेरे पास अभी के लिए कोई आइडेंटिटी प्रूफ तो नहीं है जिससे कि मैं साबित कर सकूं, लेकिन मैं ये करके दिखा सकता हूं और इतना करना मेरे ख्याल से ये काफी
काफी होगा। डेंग जियोल जो को देख करके हैरान होते हुए बोलता है, क्या तुम सच में जूनियर स्वॉर्ड गॉड हो? जो बोलता है, हाँ तो मैंने अभी क्या तेरे को मुजरा दिखाया है। और हाँ, हमारा जोगलैंड चेंबर ऑफ कॉमर्स और लाइफ एंड डेथ मेडिकल सेक्ट बहुत ही लंबे समय से एक बिजनेस पार्टनर है। अगर मैं जूनियर स्वॉर्ड गॉड इमोर्टल फिजिशियन से कोई चीज की रिक्वेस्ट करूंगा तो फिर मेरी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज थोड़े ना करेंगे। तो अब बता, तुझे लग रहा है अब हम डील बना सकते हैं? डेंग जियोल बोलता है, तो तुम्हें मेरा कॉपरेशन चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। लेकिन तुम्हें देख करके तो ऐसा लगता है मेरे से ज्यादा सीक्रेट मेरिडियन के बारे में तुम्हें पता है। जो बोलता है, प्लीज तुम अपनी 6 महीने की लाइफ मुझे भेज दो, और ऑफ कोर्स तुम्हें अपने सारे जानने वालों के नाम बताने पड़ेंगे और उन सभी मिशंस के बारे में बताना पड़ेगा जो कि सीक्रेट मेरिडियन ने तुम्हें दिया है। जो ऐसा बोल के अपने फेस के अंदर क्यूआई डाल के उसको बिल्कुल डेंग जियोल के जैसा ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिसको देख करके डेंग जियोल बोलता है, भाई मैं क्या इतना ज्यादा अगली हूँ ना? जो बोलता है, अब तू मुझे सब कुछ बता सकता है हमारे हॉटस्पॉट। अब इसी के साथ भाई डेंग जियोल का काम यहीं पे खत्म, और उसका काम करेगा अपना जो भिखारी बना बैठा बैठा सोच रहा होता है। डेंग जियोल के जितने दिन होते हैं वो सारे एकदम ही नॉर्मल होते हैं, बस इसका यूनिक चीज होता है मिशन। और इसका टास्क है शाओलिन टेम्पल का जो कोलेट्रल सेक्ट है उसको मॉनिटर करना और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना। शाओलिन के माउंट ताई के ऊपर नजर रखना बेगर सेक्ट के द्वारा बिना कोई शक के एक ऐसा मिशन है जिसको कि बिना कुछ सोचे समझे ही डिसमिस किया जाना चाहिए, क्योंकि ये V9 गेट सेक्ट के ही एक फेलो मेंबर्स हैं। लेकिन डेंग जियोल क्योंकि एक सीक्रेट मेरिडियन का स्पाई था, तो फिर इस काम के पीछे का मास्टरमाइंड जरूर से ही सीक्रेट मेरिडियन का ही कोई पावरफुल बंदा होगा, ना कि बेगर सेक्ट का कोई बंदा। हालांकि शाओलिन के जितने भी कोलेट्रल सेक्ट हैं वो सारे छोटे छोटे मार्शल अकेडमीज ही हैं, जिनके अंदर कुछ दर्जन मार्शल आर्टिस्ट ही इकट्ठा हो पाते हैं और इनकी रेप्यूटेशन भी काफी ज्यादा कम होती है। इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर इनके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है जो कि इनके ऊपर नजर रखा जा रहा है। मुझे ये सभी चीजें देख करके समझ में नहीं आ रही आखिर क्यों डेंग जियोल जैसे टैलेंटेड बंदे का टैलेंट इस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। जो इन सभी बातों को सोचते सोचते डेंग जियोल का शक्ल ले करके उसका डेली काम कर रहा होता है रिपोर्ट्स को लिखने का, उतने में ही इसके कमरे का दरवाजा खोल के एक लाठी के सहारे झूलता हुआ बुढ़ा एंट्री करता है और कमरे में आकर के अपने चेहरे के ऊपर से मास्क उतार करके बोलता है, ये बहुत ही लंबा समय हो गया डेंग जियोल, क्या हाल है बेटे? डेंग जियोल का शक्ल लिया हुआ जो बुढ़े को देख करके इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में सोचता है, एश कलर की आई बॉल्स जो कि 3 इंच नीचे तक लटक रही है और माथे के ऊपर 2 छोटे छोटे धब्बे मेसी हेयर्स और इम्प्रेसिव बक टीथ। इस बुढ़े का डिस्क्रिप्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि डेंग जियोल ने मुझे ड्रंक एंड सेज बेगर के बारे में बताया था। इसका मतलब यही है, बेवड़ा परी वाला भिखारी। जो बुढ़े के बारे में ऐसा सोच के उसको एक झाड़ देते हुए बोलता है, ये लीजिए मास्टर, ये है 9 ट्रांसफॉर्मेशन माओ ताई। ड्रंक एंड सेज बाटली को देख करके बोलता है, बहुत ही अच्छे, तुमने इतने ज्यादा प्रीशियस ड्रिंक पा लिया कैसे करके? जो बोलता है, अगर आप मुझे कोई काम देने ही वाले हैं तो फिर प्लीज अब से मुझे थोड़ा ज्यादा पे कीजिएगा। तो आपको पता भी है ये बाटली कितने ज्यादा पैसों की आती है? ड्रंक एंड सेज बोलते हैं, तुम्हारे मास्टर ने जो तुम्हारे लिए काइंडनेस दिखाई है वो इतनी ज्यादा गहरी है जितनी सी होती है, तुम आखिर इस तरीके से अपने मास्टर से कैसे बोल सकते हो? जो बोलता है, आपको क्या लगता है आपने जितना पैसा मुझे दिया था उन पैसों से मैं क्या ये चीज खरीद भी पाता? आप क्या तब खुश होंगे जब आपके डिसाइपल को मिशन के बीच में भीख मांग के पैसा इकट्ठा करके आपके लिए दारू लाना पड़े तो? ड्रंक एंड सेज बोलते हैं, भिखारियों का भीख मांगना उतना ही नेचुरल है जितना एक नॉर्मल पर्सन का पाद मारना। जो बोलता है, ओए ओए मैं पाद नहीं मारता, ठीक है? ड्रंक एंड सेज इसके बाद उस दारू को पीते हैं और बोलते हैं, वाह, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था ये दारू भी एकदम ही अलग ही लेवल पे है, अगली बार मेरे लिए ओमी की ऑन द रॉक लेकर के आना। जो बोलता है, वो उतनी ज्यादा फेमस और महंगी वाइन मैं आपके लिए लाऊंगा कैसे? ड्रंक एंड सेज ये सुन के बोलते हैं, अगर तेरा मास्टर तेरे से कुछ लाने के लिए कह रहा है तो फिर तू ऐसा कर ना, बस तू मेरे से वापस ऐसे क्वेश्चन क्यों कर रहा है? जो ये सुन के अंदर ही अंदर सोचता है, अबे क्या इस बुढ़े को पता भी है ओमी की ऑन द रॉक कितनी ज्यादा महंगी और एक एक्सपेंसिव वाइन है? इसका नाम ड्रंक एंड सेज से हटा करके दारू पीने वाला सुअर रख देना चाहिए। जो इन सभी बातों को मन ही में सोच के बोलता है,
चलो ठीक है, उन सभी बातों को भूल जाओ और अब सीधा काम पे आते हैं मास्टर। ड्रंकन सेज ये सुन के 2-4 गालियां बकते हैं जो को और फिर अपना दारू पीना छोड़ करके बोलते हैं चलो ठीक है, मुझे दिखाओ आखिर तुम्हारा रिपोर्ट क्या बना है। जो रिपोर्ट को ड्रंकन सेज को देते हुए बोलता है जैसा कि आप देख ही सकते हैं इनके बारे में कुछ स्पेशल है ही नहीं, इनके रिसिप्ट्स और रिकॉर्ड्स बिल्कुल पहले रिपोर्ट के जैसे ही सिमिलर हैं, साथ में जितने भी की पर्संस के मूवमेंट हैं वो भी कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं था। हालांकि इन्होंने इस बार यूजुअल से ज्यादा ग्रेन्स को खरीदा, लगता है ये विंटर्स की प्रिपरेशन के लिए है। ड्रंकन सेज भी उस रिपोर्ट को पढ़ के बोलते हैं ऐसा लगता है ये पहले के जैसा ही एकदम सेम है, लेकिन ये रूटीन मैटर्स के अलावा तुम्हारे पास कुछ और रिपोर्ट करने के लिए है। जो बोलता है नहीं सर। ड्रंकन सेज इस पे बोलते हैं तो फिर तुमने इन सभी सिंपल मैटर्स को पिछली बार क्यों नहीं रिपोर्ट किया था। जो बहाना देते हुए बोलता है मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था अपने मार्शल आर्ट को रिफाइन करके उसके अंदर प्रोग्रेस करने के लिए। ड्रंकन सेज बोलते हैं तो क्या तुमने कुछ प्रोग्रेस किया, और अगर किया तो किस तरीके की प्रोग्रेस की। जो बोलता है आप हेवन एंड अर्थ मैड ड्रैगन के इनिशियल मैनिफेस्टेशन के बारे में क्या सोचते हैं। ड्रंकन सेज ये सुन के सोचते हैं ये जो टेक्निक है वो सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है 18 ड्रैगन सबडुइंग पाम में से। ड्रंकन सेज ऐसा सोच के जो से बोलते हैं हाँ तो बताओ इनिशियल मैनिफेस्टेशन के बारे में तुम क्या बोल रहे थे। जो ये सुन के सबसे पहले तो इनिशियल मैनिफेस्टेशन को एक्सप्लेन करता है, ये फर्स्ट डेवलपमेंट प्रोसेस होता है सारे फंडामेंटल स्टेप्स को फॉलो करके। जो फिर ये एक्सप्लेन करके इस टेक्निक के बारे में बहुत ही लंबा चौड़ा ज्ञान फैलता है और इस टेक्निक की कमजोरी के बारे में भी बता देता है जो कि इनिशियल मैनिफेस्टेशन का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना है। जो कि लंबे चौके ज्ञान को देख करके ड्रंकन सेज सोचते हैं क्या ये गधा सच में उस लेवल तक पहुंच चुका है जहाँ पे ये सारी चीजें इसको समझ में आ गई। ड्रंकन सेज ऐसा सोच के जो से बोलते हैं हाँ तो बेटे तेरे को कोई सोल्यूशन मिला क्या। जो इस पे बोलता है नाना मास्टर मैं तो एक डिसाइपल हूँ, मेरे जैसा एक बेचारा गरीब आदमी कोई एक सोल्यूशन को कैसे ढूंढ सकता है, जरा आप इसके बारे में भी तो सोचिए। मैं यहाँ पे हक मूद के भी रख दिया तब भी कोई फायदा नहीं होगा। जो मुंह पे तो भाई यही बोलता है लेकिन अपने मनी मन में सोचता है मैंने एल्डर सॉर्ड गॉड की टीचिंग के साथ 18 ड्रैगन सबडुइंग पाम में जो फेटल वीकनेस है उसके बारे में तो पता लगा लिया, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई रीजन नहीं है जिससे कि मैं बैगर सेक्ट का यूं ही फालतू में बेनिफिट होने दूं। जो की बातों को सुनने के बाद ड्रंकन सेज एकदम ही खुश होकर के हंसते हुए बोलते हैं इम्प्रेसिव बेटे इम्प्रेसिव, तेरे से पहले जितने भी लीडर हुए वो अपने सक्सेसर वाले टाइम पे कभी भी ड्रैगन सबडुइंग वॉल को फेस नहीं किए। जो ये सुन के बोलता है ड्रैगन सबडुइंग वॉल वो क्या चीज होती है मास्टर। ड्रंकन सेज बोलते हैं ये वही इनकम्प्लीट लिंकेज है जिसके बारे में तुमने अभी बताया और यही एक लौता वीकनेस है 18 ड्रैगन सबडुइंग पाम का जिसके ऊपर हम बैगर्स प्राइड करते हैं। हमारे बहुत से लीडर ने इसको सॉल्व करने की कोशिश की लेकिन ये किसी से भी सॉल्व नहीं हुआ, इसीलिए हमने इसका नाम ड्रैगन सबडुइंग वॉल रख दिया। जो ये सुन के अपने चेहरे के ऊपर तो ये वाला एक्सप्रेशन दिखाता है लेकिन अपनी मन ही मन में सोचता है फिजिकल पर्सपेक्टिव से के हिसाब से इसका सॉल्यूशन तो एकदम ही आसान है, लेकिन इसको बता तो ऐसे रहा है जैसे कि पता नहीं कौन सी बड़ी वाली प्रॉब्लम है। वो होता नहीं है भाई, डायनासोर के जमाने में सबको पता था 1 और 1 11 तो होता है, लेकिन कुछ ही को पता था 1 और 1 2 भी होता है। जो फिर ऐसा सोच के ड्रंकन सेज से बोलता है मास्टर आखिर हम 9 गेट सेक्ट के एक फेलो मेंबर के एसेट के ऊपर ऐसे नजर क्यों रख रहे हैं। ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स के एसेट के ऊपर मॉनिटरिंग करना मुरीम अलायंस के सर्विलेंस ब्यूरो का जॉब है, ना कि हमारा। ड्रंकन सेज ये सुन के गुस्सा करते हुए बोलते हैं ये डिसीजन ड्रैगन सबडुइंग टैंक बैगर कोर्ट का है, इवन मैं खुद जो कि डिवाइन बैगर है वो भी इनके डिसीजन के ऊपर क्वेश्चन करने की हिम्मत नहीं करता, तो फिर तुम्हारी भी हिम्मत कैसे हुई। जो ये सुनते ही सबसे पहले तो डिवाइन बैगर से माफी मांगता है और बोलता है साउलिन के कोलेटरल सेक्ट के ऊपर मॉनिटरिंग करने के टास्क के ऊपर मैं प्राइड नहीं रखता बैगर सेक्ट के मेंबर होने के तौर पे, इसीलिए मुझे कोई और दूसरा टास्क असाइन कर दीजिए। ड्रंकन सेज इस पे बोलते हैं आखिर तू ये क्या बकवास कर रहा है, तू क्या खुद से ही पहले बैगर सेक्ट का स्पाई नहीं बनना चाहता था, तो फिर आखिर तू ये गर्व और प्राइड वाली बातें कहां से करने लगा। अब यहाँ इस मार्शल आर्ट की दुनिया में बैगर सेक्ट की आंखें हर एक जगह पे जरूर से ही होनी चाहिए। आखिर तेरे जैसे बंदे की ऐसा कहने की हिम्मत भी कैसे हुई। पहले तो तू बोलता है कि तू कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, लेकिन अब एक वॉरियर के आइडियल्स को अपनाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा तेरे पास कुछ और नहीं है तेरे इस मास्टर को कहने के लिए। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट है नेक्स्ट बैगर सक्सेसर के लिए, उनमें से सबसे रिमार्केबल क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ तेरे पास ही है। अगर चीजें ऐसे ही चलती रही तो फिर एक ना एक दिन तू जरूर से ही एब्सोल्यूट ड्रैगन सबडुइंग लेजेंड को पूरा कर
देगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि तेरा मास्टर तुझे अपना डायरेक्ट सक्सेसर नहीं चुन पा रहा। ड्रंकन सेज की ऐसी बातों को सुन के जो को भाई कुछ तो आइडिया लगता है, लेकिन उस बारे में सबसे पहले जो रिवील नहीं करता। ड्रंकन सेज गुस्से में जो से बोलते हैं, माय डियर डिसाइपल, क्या अब ये समय नहीं आ चुका है कि तुम अपने मास्टर को सारी की सारी चीजें रिवील कर दो? क्या तुम्हें सच में हमारे सेक्ट से बिल्कुल भी डर नहीं लगता? जो घबराते हुए सोचता है, इसका मतलब तो यही है बैगर सेक्ट के लीडर को पहले से ही पता था ये डेंग जियोल सीक्रेट मेरिडियन का स्पाई है। जो ऐसा सोच के इससे पहले कि अपनी सफाई देता, उतने में ही ड्रंकन सेज बोलते हैं, अबे गधे कहीं के, अगर तू सच में एक डार्क मर्चेंट था तो फिर तुझे अपनी आइडेंटिटी को अंत तक प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए था। आखिर क्यों तूने अपनी आइडेंटिटी को इतनी जल्दी एक्सपोज कर दिया? जो सोचता है, व्हाट द फक, मेरे लग गए भाई। क्या फिल्मों में इसी चीज को प्लॉट ट्विस्ट बोलते हैं? मैं जितना ज्यादा इस दलदल में घुसता जा रहा हूँ, उतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलता जा रहा है। हाँ, लेकिन ऐसा है फिर भी मैं अभी के टाइम पे एक सीरियस सिचुएशन में तो हूँ। भले ये ड्रंकन सेज बैगर 7 मार्शल थ्रोन में से एक नहीं है, लेकिन इसकी प्रेस्टीज ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के एक ग्रैंड एल्डर से बिल्कुल कम भी नहीं है। इसके जैसा एक इनक्रेडिबल पर्सन सीक्रेट मेरिडियन के इन्फ्लुएंस में है। नहीं तो फिर इसको ऐसा कह सकते हैं, ये सीक्रेट मेरिडियन का एक स्पाई ही है। अगर चीजें इतनी आगे तक आ चुकी है तो फिर तो पूरी पूरी बैगर सेक्ट को ही एक इंफॉर्मेशन एसेट कहा जा सकता है सीक्रेट मेरिडियंस के लिए। लेकिन अभी के टाइम पे इन सभी बातों से भी ज्यादा मैं इस बात के लिए क्यूरियस हूँ, आखिर ये ड्रंकन सेज बैगर को डेंग जियोल के बिट्रेयल के बारे में कैसे पता चला? ड्रंकन सेज बोलता है, तुम्हें जानना है कैसे? मैं ही वो बंदा हूँ जिसने तुम्हारे टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया था और डार्क मर्चेंट को रिकमेंड किया था तुम्हें। मैंने खुद से तुम्हारे बॉडी के अंदर 10,000 माइल्स ट्रैकिंग फ्रेगनेंस को इंजेक्ट किया था तुम्हें ट्रैक करने के लिए। तुम्हें क्या लगा था सीक्रेट मेरिडियन कोई ऐसी फालतू सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इतना ज्यादा केयरलेस तरीके से काम करती है? जो ड्रंकन सेज की बातों को सुन सुन के घबरा ही रहा होता है कि उतने में ड्रंकन सेज बोलते हैं, आखिर कौन था एग्जैक्टली वो बंदा? आखिर कौन था जिसने कि तुम्हारे अंदर से 10,000 माइल ट्रैकिंग फ्रेगनेंस को निकाला? यहाँ पे ऐसे कुछ ही लोग हैं जिनको कि सीक्रेट मेरिडियन के टेक्निक्स के बारे में पता है। तो अब क्या तुम नाइट बटरफ्लाई की तरफ हो चुके हो? अगर या फिर वो नॉवल नहीं है तो फिर क्या ये झूलती हुई रेड लोटस ग्रुप है? आखिर तुम्हारे दिमाग में ऐसी कौन सी खिचड़ी पकी जो कि तुमने इस तरीके का कोई एक्शन लेने का हिमाकत किया? जो ड्रंकन सेज की बातों को सुन के सोचता है, आखिर किसने ही सोचा होगा 9 ग्रेट सेक्ट में से एक सेक्ट सीक्रेट मेरिडियन के द्वारा कंट्रोल किया जाता हैगा। हालांकि इनकी बात को सुन के ऐसा लग रहा है, इनको ऐसा लगता है कि डेंग जियोल ने किसी और मिस्टीरियस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है अपने अंदर से 10,000 माइल ट्रेसिंग फ्रेगनेंस को निकालने के बाद। साथ में शाबाशी तो मुझे देनी चाहिए, मैंने डेंग जियोल की एक्टिंग इतनी ज्यादा परफेक्टली की, ये तो कोई और रीजन के बारे में सोच ही नहीं पाए। ही। जो कोई हंसता देख करके ड्रंकन से चिल्लाते हुए बोलता है, तू हंस रहा है? तुझे क्या अभी भी नहीं पता तू किस सीरियस सिचुएशन में है? जो हंसते हुए बोलता है, हाँ तो क्या मैं इस बात के लिए रहूं, मेरा मास्टर ही वो बंदा था जिसने अपने डिसाइपल को ईविल के रास्ते के ऊपर धकेला। द सेज, ये जो तुम्हारे नाम के पीछे लगा हुआ है, उस चीज को सोचते से ही मुझे इतना ज्यादा डिस्गस्टिंग महसूस हो रहा है, मैं अभी का भी यहाँ पे उल्टी कर दूं। मेरे पास तो सीक्रेट मेरिडियन को ज्वाइन करने का एक रीजन भी था, मेरे मदर का इलनेस। लेकिन आखिर बैगर सेक्ट के लीडर को इतनी डेस्परेटली कौन सी चीज चाहिए थी? क्या उन्होंने जो आपके सामने हड्डी पे की वो एक ग्रेट मार्शल आर्ट स्किल की थी? ड्रंकन सेज को तो भाई ये सुन के बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन भाई अपना जो कहा रुकने वाला, वो बोलता है, क्या आपको 3 गॉड्स में से किसी एक की कोई मार्शल आर्ट रिसीव हुई क्या? सीरियसली, यहाँ पे जितने भी ऑर्थोडॉक्स सेक्ट हैं वो बिल्कुल एक जैसे सेम नहीं है। अगर तुम एल्डर हेवनली सॉर्ड वॉरियर से आधी भी चीजें सीखते तो फिर तुम्हारी हालत इस तरीके की नहीं थी। तू घूसण बुड्ढे कहीं के। जो तो भाई इसके बाद पूरी तरीके से फट पड़ता है, ये बुड्ढे को भर भर के मतलब बोरियां भर के गाली देता है, और साथ में कुछ ताने भी अंडरवर्ल्ड को ज्वाइन करने को लेकर के, और साथ में डेंग जियोल को जो जुड़वाया उसके लिए भी
भी, और साथ में डेंगजियल की बॉडी में जो 10,000 माइल ट्रैकिंग फ्रेगनेंस को डाला उसके बारे में तो बिल्कुल मत भूलना भाई। ड्रंकन सेज जो कि मुंह से इतनी सारी गालियों को सुन के पूरी तरीके से फटते हुए बोलते हैं, ऐसा लगता है तू हरामी आदमी पूरी तरीके से पागल हो चुका है। जो आसपास की जगह को देख करके सोचता है ये जगह कुछ ज़्यादा ही छोटी है, अगर मैंने यहाँ पे अपने मार्शल सोल को रिलीज कर दिया तो फिर ये पूरी जगह ही ब्लास्ट हो जाएगी, और फिर ऐसा होते के साथ ही सीक्रेट मेरिडियन का अटेंशन भी यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा। जो ऐसा सोच ही रहा होता है कि उतने में ही इसकी नज़र ड्रंकन सेज के पास है कुत्ता पीटने वाले लाठी के ऊपर पड़ती है, और इसके ऊपर नजर पड़ते के साथ ही उसको एकदम ही हवा में ही गायब कर लेता है, जिसके मारे हुए कि ड्रंकन सेज को भी भाई पता नहीं चलता। जो के हाथ में कुत्ता पीटने वाली लाठी को देख करके ड्रंकन सेज हैरान होते हुए सोचता है आखिर इसने मेरे जैसा अनरेस्ट्रेन रियलम के पूरी तरीके से पीक वाले बंदे के हाथ से डॉग वैकिंग स्टिक को तो ऐसे ले लिया जैसे कि कोई बच्चे के हाथ से खिलौना छीनता हो। ड्रंकन सेज जैसे इस बात को सोचता है इसको रियलाइजेशन हिट करती है, और ये जो से पूछता है आखिर तू कौन है। जो बोलता है अबे तू देख नहीं सकता क्या, लगता है बुढ़ापे में शरीर के साथ साथ आंखें भी कमजोर हो चुकी है, थोड़ा वाइगरा वाइगरा खाया कर भाई, खैर मैं तेरा डिसाइपल ही हूँ। ड्रंकन सेज बोलता है अबे हरामी आदमी तू डेफिनेटली डेंगजियोल तो नहीं है। जो बोलता है अच्छा तो अब तुझे पता लग गया। ड्रंकन सेज सोचता है मैं ये अपनी आंखों से देख रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे ये भरोसा नहीं हो रहा, इसका ये जो फेस है वो डेफिनेटली एक ह्यूमन स्किन मास्क तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता मेरी आंखें एक ह्यूमन स्किन मास्क तक को ना पहचान पाए, तो फिर क्या ये बॉडी अल्टरेशन आर्ट हो सकती है। जो कुत्ता पीटने वाले डंडे को लेकर के ड्रंकन सेज के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है बुड्ढे तूने रियलाइज तो कर लिया लेकिन तूने बहुत ही ज्यादा लेट रियलाइज किया यार, और फिर जो ऐसा बोलते के साथ ही बुड्ढे की कुटाई शुरू कर देता है और उसको दे डंडे मार मार के बुड्ढे की ऐसी की तैसी कर देता है। बुड्ढा पिटते हुए सोच रहा होता है भले ही मैं अपने बॉडी प्रोटेक्टिव इनहेंस क्यूआई का क्यों ना यूज करूं, ये इसके सामने बिल्कुल ही यूजलेस होगा। खैर बुड्ढा ये सोच के नीचे की पावर को ऊपर लेके आता है और उससे कम से कम उस वाले साइकिल से तो ना आजाद हो जाता है, लेकिन जो बुड्ढे के दोबारा मुंह पे लाठी ही बजा देता है, जिस मार को खा के बुड्ढा सीधा जमीन पे जाके गिरता है, और देखो भाई इसके भी आंखों से आंसू आ गए। लेकिन भाइयों इसका मार खाना पूरी तरीके से सफल रहा, इसको पता चल जाता है अपना जो एक अनफैथमेबल रियलम का बंदा है। बुढ़ऊ जो कि रियलम को पता करने के बाद दर्द में कराहते हुए गाली देके बोलता है अगर तू सच में एक मार्शल आर्टिस्ट है तो फिर अपनी ट्रू आइडेंटिटी को तो कम से कम रिवील कर। जो बुड्ढे को बोलता है ओए बुड्ढे क्या तू लो को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तुझे पता नहीं है डार्क मर्चेंट एक दूसरे की आइडेंटिटी को कभी नहीं पूछते। बुढ़ऊ बोलता है लेकिन तू तो डेंगजियोल है ही नहीं तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है, और जब बुढ़ऊ ऐसा बोल रहा होता है इसकी नजर पूरी तरीके से स्टिक के ऊपर ही फोकस होती है, जिसको देख करके जो उस स्टिक को बुड्ढे की तरफ फेंक करके बोलता है ओए बुड्ढे तुझे क्या लगता है ये कुत्ता पीटने वाला स्टिक अगर तेरे पास होगा तो क्या यहाँ पे चीजें बदल जाएंगी। बुड्ढा उस लकड़ी को लेकर के खड़ा होते हुए बोलता है हमारी गैंग की ये जो डॉग वेकिंग स्टिक की टेक्निक है वो कोई नॉर्मल सी मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं है जिसको रियलम्स के अंदर डिवाइड किया गया हो। जो ये सुन के बोलता है अच्छा बेटे ऐसी बात है क्या, आजा देख लेते हैं। बढ़ो ये सुनते के साथ ही 36 वेज डॉग वेकिंग स्टिक टेक्निक 4th वे रिवर्स जैब द डॉग बॉटम का यूज करते हुए जो के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको कि भाई ऑब्वियस सी बात है जो डॉज ही कर लेता है, जिसको देखते ही बुड्ढा एक और टेक्निक फ्लिप द डॉग अपसाइड डाउन का इस्तेमाल करते हुए जो के ऊपर अटैक कर देता है। जो उस अटैक से बचते हुए सोच रहा होता है ये फीलिंग बिल्कुल ही नॉर्थन सी व्हाइट एज डिवाइन पाम के जैसे ही सेम है। अगर यहाँ पे सॉर्ड गॉड के टेक्निक और डीमन गॉड के टेक्निक को हटा दिया जाए तो फिर इसकी ये जो मार्शल आर्ट है वो परफेक्शन के मामले में सबसे देर टॉप पे रैंक करेगी। मतलब कि भाई सीधी सी बात है तुम कुत्ता पीटने वाले डंडे से तुम कुत्ता ही तो पीट लोगे, कौन सा ऑर्गेजम दे दोगे सामने वाले को ना भाई। जो कि ये सोचने के बाद बुड्ढा फ्रेश द डॉग स्नेक वाले नाम के टेक्निक से जो के ऊपर अटैक करता है, जिस वाले अटैक से भी जो बच जाता है और बुड्ढे को फील होता है जैसे कि वो बस हवे को ही पीटे जा रहा है ना कि जो को। बुड्ढा इसके बाद एक और
और नए स्टांस में आकर के बोलता है तुम सारे के सारे अटैक से तो बच गए लेकिन इस वाले से नहीं बच पाओगे। बुढ़ाऊ ऐसा बोल के नो डॉग्स अंडर द हेवन नाम के टेक्निक से जो के ऊपर अटैक करता है, जिस वाले टेक्निक से भी जो बड़ी आसानी से बच जाता है। बुढ़ाऊ ये देख करके हैरान होते हुए सोचता है भले ये एक अनफेथमेबल रियलम का बंदा ही क्यों ना हो, ये मेरे डॉग वेकिंग स्टिक के सारे टेक्निक को इतने सिंपल मूवमेंट का यूज करते हुए कैसे डॉज कर सकता है। अगर किसी पर्सन को इस टेक्निक से डॉज करना है तो फिर उसको इसके सारे मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन इसको कैसे पता है इसके बारे में। बुढ़ाऊ का ऐसा सोचना ही होता है कि अपना जो अपने हाथ में एनर्जी को गैदर करता है और अपने हाथ से नो डॉजेस अंडर द हेवन वाले टेक्निक को यूज करता है। बुढ़ा अपनी ही टेक्निक से मार खा के बोलता है क्या मैंने अभी अपने ही आंखों से अपने ही सामने खुद के मार्शल आर्ट को चोरी होते हुए देखा। बुढ़ाऊ ऐसा बोलकर घुटने पे आ जाता है और सोचता है ये डॉग वेकिंग स्टिक की जितनी भी टेक्निक्स है वो एक सुप्रीम मार्शल आर्ट टेक्निक है जिसको कि पूरी लाइफ लगा के भी मास्टर करना काफी ज्यादा मुश्किल है, तो फिर आखिर ये कैसे बस एक बार देखने से ही इसको रेप्लिकेट कर पा रहा है। इसके बाद जो बोलता है ये तुम्हारी जो स्टिक वाली टेक्निक थी वो सच में काफी ज्यादा अच्छी तो थी। बैगर्स इस टेक्निक के बारे में कहते थे ये एक बेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक है जिसके ऊपर जितने भी भिखारी हैं वो सारे गर्व करते हैं और मैं देख पा रहा हूँ ये अपने रेपुटेशन के ऊपर खड़ी उतरी है बहुत अच्छे। जो की बात को सुन के बुढ़ा कुछ भी नहीं बोल पाता है, तो जो ही बोलता है तुमने जो ये डॉग वेकिंग स्टिक वाली टेक्निक मुझे सिखाया तुम्हारे इतने प्यारे फेस के साथ में मैं उन सभी का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। बुढ़ा जैसे ही देखता है जो उसी के सामने जब उसी का चेहरा बदल रहा है तो फिर ये पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और फिर बुढ़े के शौक में चिल्लाने के साथ ही हमारा सीन कट होता है और कुछ समय बाद हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जिस घर के अंदर अपना जो और यही बुढ़ा बैठ रखा होता है, जहाँ बैठा बैठा बुढ़ा बोलता है आखिर तुम्हें ये भिखारियों की तरह सफर करते हुए कितने दिन हो गए। जो बोलता है लगभग 1 महीना। बुढ़ा ये सुन के सोचता है तो इसका मतलब यही है ये 1 महीने से डेंगजियोल का चेहरा लेकर के हमारे बैगर सेक्ट को धोखा दिए जा रहा है। क्या ही तो हरामी लौंडा है। सॉरी भाई लोग कि मैंने पीछे इस बंदे को जो बोल दिया था, लेकिन ये भाई रियल डेंगजियोल है ना भाई। मैंने अपने मिस्टेक को करेक्ट कर दिया। तो अब कन्वर्सेशन पे दोबारा से आते हैं जहाँ डेंगजियोल बोलता है उसके अनफेथमेबल रियलम के कल्टीवेशन, फ्लाइंग स्वॉर्ड, साइकोलॉजिकल और सोशल स्किल्स को देखे और ये भी देखे कि झांसी के अंदर जोकलिन चेंबर ऑफ कॉमर्स भी हाल ही में आई है, तो फिर इन सभी चीजों को मिला के बिना कोई शक के वो बंदा जूनियर स्वॉर्ड गॉड ही है। ड्रंकन सेज बोलता है तू बोल तो सही रहा है लेकिन वो कमीना जब इतने लंबे समय से अपनी आइडेंटिटी को छुपा के काम कर रहा था तो फिर अचानक से वो अपने आप को रिवील क्यों कर रहा है। उसके अलावा उसने हम दोनों को इस जैसी जगह पे लाया क्यों है। सबसे पहले तो डेंगजियोल बोलता है वो कोई ऐसा बंदा है जो कि ह्यूमन के नेचर को पूरी तरीके से इमिटेट कर सकता है। फैमिली डिटेल, रिलेशनशिप, मार्शल आर्ट, हैबिट, स्पीच, कोई भी चीजें मैटर ही नहीं करती। वो सभी चीजों को अपना लेगा और इवेंचुअली वो आपकी पूरी तरीके से जगह ले लेगा। बुढ़ा खिसियाते हुए बोलता है तुझे क्या लगता है मैं उसके साथ कोऑपरेट करने वाला हूँ। डेंगजियोल बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो आपको मजबूर कर देगा ये करने के लिए। मैंने खुद ने भले इस दुनिया को बहुत ही अच्छे तरीके से देख रखा है लेकिन मेरे लिए भी वो बंदा कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है। वो मेरे लिए ऐसा है जैसे कि वो कोई अलग ही दुनिया से आया हुआ बंदा हो। देख रहे हो भाई इस बंदे को एक्सपीरियंस ये जो के साथ बस 1 ही महीना रहा है और उसके बारे में कितनी सारी चीजें पता कर लिया है ये। इसीलिए भाई मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ तुम लोग भी उस दारू वाले भाई की तरह एक बार ट्राई करो अपने दोस्त के साथ ये वाला किस्सा। आखिर तुम्हें भी तो पता चले वो तुमसे क्या क्या सीक्रेट्स छुपा रहा है। कहीं वो कोई एलियन तो नहीं जो कि जादू के साथ आया और यहीं पर छूट गया। खैर अपनी बातें तो होती रहेंगी। अब हम अपने स्टोरी पे दोबारा से आते हैं जहाँ पे डेंगजियोल बोलता है मेरा उस बंदे को अलग कहने से मतलब ये है मैं जितने लंबे समय से उस बंदे के साथ रह रहा हूँ उसने मुझे 1 से ज्यादा बार सरप्राइज किया है। अगर मैं उसको एक मॉन्स्टर कहूँ वो भी उसके लिए कम होगा। बुढ़ा डेंगजियोल की बातों को सुन के इसी के ऊपर भड़कते हुए बोलता है तुझे क्या लगता है ये ड्रंकन सेज बेगर तेरे जैसा ही कमजोर इंसान है। तुझे क्या लगा था अगर तू उस कमीने की बुराइयां अगर मेरे सामने करेगा तो फिर मैं क्या तेरे धोखा देने के बारे में भूल जाऊंगा। नाना बेटे इसके बारे में तो कभी ना सोचिए।
डेंग ज्वेल बुड्ढे की बात को सुन के अपना मुंह फेर लेता है तो बुड्ढा बोलता है चल ठीक है, मुझे गार्ड कर, मैं अपने ऊपर से ये क्यूआई रिस्ट्रिक्शन को हटाने की कोशिश करता हूँ। डेंग ज्वेल बोलता है अगर आप जरूरत से कुछ ज्यादा ही करने की कोशिश करेंगे तो फिर हो सकता है कि आप क्यूआई डेविएशन की स्टेट में चले जाए। बुड्ढा बोलता है हाँ तो फिर करे क्या, यूं ही बैठे बैठे टाइम पास करे, कम से कम मैं कोशिश तो कर रहा हूँ इस रिस्ट्रिक्शन को हटाने की। इनकी ऐसी बातचीत चल ही रही होती है कि उतने में यहाँ पे दरवाजा खोल करके जो एंट्री करता है और बोलता है तुम दोनों को यूं चिट चैट करता देख करके लगता है कि तुम दोनों कुछ ज्यादा ही इंजॉय कर रहे हो। और तू बुड्ढे ऐसा लगता है कि तू अपने एक्यू पॉइंट को अनलॉक करने की कोशिश करने में लगा हुआ था। बुड्ढा बोलता है हाँ तो मैं करूँ क्या, आखिर तू हमारे साथ करना क्या चाहता है, तुझे क्या लगता है जोकलैंड चेंबर ऑफ कॉमर्स यूं ही सेफ रहेगी अगर तू सीक्रेट मेरिडियन के डार्क मर्चेंट को यूं इम्प्रिजन करके रखेगा तो। जो बोलता है हाँ बिल्कुल सेफ रहेगी भाई, उसको क्या हो रहा है। जो फिर ऐसा बोल के इनके सामने 3 बुक्स को फेंक देता है, जिनमें से एक बुक के अंदर टाइगर सबडुइंग चाउटिक फ्लावर हैंड के बारे में लिखा हुआ था, दूसरे के अंदर अनबाउंडेड हेवन डोमिनेटिंग फिस्ट के बारे में और तीसरे में यूरी पाम के बारे में। बुड्ढा उन सभी टेक्निक को देख करके सोचता है ये तो हिस्ट्री की सबसे मोस्ट अल्टीमेट प्रेस्टिजियस टेक्निक्स हैं। इवन बस एक बार ही एमी सेक्ट लीडर के एक्सक्लूसिव टेक्निक टाइगर सबडिंग चाउटिक फ्लावर हैंड को देखने से ही बंदा शॉक के अंदर चला जाए, लेकिन ये हेवनली फिस्ट सियाओबा के अनबाउंडेड हेवनली डोमिनेटिंग फिस्ट के बारे में क्या, जो कि 400 साल पहले अपने बस 2 हाथों से ही पूरे पूरे वर्ल्ड को कंकरर कर लिया था। और फिर उन सभी के बाद ये यूरी पाम क्या इस सीक्रेट मैनुअल के अंदर सच में वो लेजेंडरी ताओ सेक्ट की मिस्टीरियस पाम टेक्निक है। बुड्ढा इन तीनों टेक्निक के बारे में ऐसा सोच के जो से इसके बारे में पूछने ही वाला होता है कि जो इतने में बोलता है मैं जूनियर शॉर्ट गॉड हूँ, मैंने जल्दी जल्दी में भले ये लिखा है लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर क्वेश्चन मत करना, क्या मैं तुम्हें इसका एक डिमॉन्स्ट्रेशन दूं। जो कि इन बातों को सुन के भाई ये दोनों ही कुछ नहीं बोलते हैं। तो जो बोलता है ये तुम्हारी मर्जी है, या तो तुम इस मार्शल आर्ट को लो या फिर ना लो, और अगर तुम ये मार्शल आर्ट मैनुअल को ओपन कर लेते हो तो फिर तुम्हें इसका मतलब तो पता ही होगा। बुढ़ऊ जो से बोलता है आखिर तू हमसे चाहता क्या है। जो बोलता है बस तुम्हें इतना करना है, मेरे साथ 1 महीना रहना है बस, और इतने दिनों में तुम आराम से अपना जो नॉर्मल काम किया करते थे वही नॉर्मल काम करोगे, साथ में मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर भी दे देना। बुढ़ऊ बोलता है आखिर तुम्हें हमारे बैगर गैंग से दिक्कत क्या है जो कि तुम इतनी सारी चालें चल रहे हो उसके खिलाफ। जो बोलता है बैगर गैंग, अबे मेरे को तो इससे कुछ लेना देना ही ना है। बुढ़ऊ बोलता है तो फिर क्या ये सीक्रेट मेरिडियन वाले हैं, तुम्हें पता भी है ये सीक्रेट मेरिडियन वाले कितने ज्यादा डेंजरस हैं। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे नॉर्मल जितने भी कॉमन सेंस होते हैं वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाते हैं, भले ही तुम एक अनफैथमेबल रियलम के मार्शल मास्टर ही क्यों ना हो, तुम्हारे लिए भी कोई चीजें अलग नहीं रहने वाली है। जो बोलता है वो कुछ ऐसी बात है जिसके लिए तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो मेरी दिक्कत है, तुम्हें बस अभी के लिए यह डिसीजन जल्दी जल्दी लेना है। बुढ़ऊ ये सुन के बोलता है मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। जो वहां से जाते हुए बोलता है चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ, उतने दिनों में मेरे को डिसाइड करके बताओ तुम्हारा अपना आंसर। जो फिर ऐसा बोल के वहां का दरवाजा लगा के चला जाता है, जिसके बाद डेंग ज्वेल बुढ़ऊ को बोलता है बुढ़ऊ तू भी तो कमजोर सा और क्लमसी ही निकला, तू कौन सा मेरे से अलग है। डेंग ज्वेल के ताने पे बुढ़ऊ कुछ भी जवाब नहीं देता है और उन टेक्निक्स की तरफ देखता है। अब इन लोगों का आंसर क्या होगा वो तो हमें नहीं बताया जाता, लेकिन हमें सीन शिफ्ट होकर के एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना जो एंट्री करता है और उस कमरे में पहले से ही अपनी ह्यून बैठ रखी होती है। ह्यून जो को देख करके बोलती है आप यहाँ पे आ गए। जो बोलता है क्या तुमने खाना खा लिया। ह्यून ये सुन के जो को एकदम ही रोमांटिक स्टाइल में जवाब देती है हाँ मैंने खाना खा लिया। जिस अंदाज को देख करके भाई अपना जो भी पूरी तरीके से खुशी होता है और क्या ही करेगा भाई। ह्यून फिर जो को जवाब देने के बाद आगे बोलती है मुझे पता है आप काफी ज्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा अपना अटेंशन हमारे जेठ जी के ऊपर और ननद के ऊपर भी देना चाहिए। जो ये सुन के परेशान होते हुए बोलता है मेरे भाई का मैटर तो वो अलग बात है, लेकिन मेरी छोटी बहन को क्या हुआ, उसके साथ क्या दिक्कत हुई। ह्यून बोलती है उनको देख करके ऐसा लगता है वो यंग स्वॉर्ड लॉर्ड के लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखती है। जो ये सुन के हैरान होते हुए सोचता है योन एक ऐसी लड़की जो कि मर्दों को भाव तक नहीं देती, अब अचानक से नैनगम जियांगो के लिए फेल इन लव हो गई। हाउ मैन हाउ। ह्यून बोलती है वो हर दिन छुप छुप के उनको देखा करती है जब भी वो मार्शल आर्ट को ट्रेनिंग करते हैं।
जो ये सुन के सोचता है ऐसी बात है क्या। वैसे भी वो शादी की एज पे आ ही चुकी है, तो फिर ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज होता अगर उसको मर्दों के सिक्स पैक अट्रैक्ट नहीं करते तो। जो ऐसा सोच के ह्यून से बोलता है चलो फिर ठीक है, मैं एक बार के लिए यौन से एक बार बात करूंगा इसके बारे में। ह्यून बोलती है आखिर आप करेंगे क्या। जो बोलता है सबसे पहले तो मैं उससे बात करूंगा कि उसकी एक क्यूरियोसिटी है सिर्फ या फिर एक सिंसियर फीलिंग है। ह्यून बोलती है अगर वो सिंसियर हुई तो। जो बोलता है फिर तो हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, मैं सीधा जाऊंगा और नैनगोम ह्यून से इस बारे में एक बार के लिए बात करके देखूंगा। ह्यून जो कि इस बात को सुन के भाई एकदम अदाओं के साथ स्माइल करती है, जिसको देख करके भाई अपना जो पूरी तरीके से चकाचौंध हो जाता है, पर खैर अपने इन फीलिंग्स को चेहरे पे नहीं आने देता और ह्यून से बोलता है वैसे मेरे ये ब्रदर का क्या मैटर था वो बताओ मेरे को। ह्यून बोलती है ऐसा लगता है उनका और जो क्लैन हेवनली मार्शल कॉर्प्स के एक मेंबर का कुछ दिनों पहले लड़ाई हो गया था और उन्हें अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट के वॉरियर के द्वारा काफी ज्यादा ह्यूमिलेट भी किया गया था। जो ये सुन के बोलता है जो क्लैन हेवनली मार्शल कॉर्प्स की इतनी हिम्मत भी कैसे हुई जो कि जूनियर स्वॉर्ड गॉड के फैमिली को इतने ज्यादा कैजुअल तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। ह्यून बोलती है ऐसा लगता है वो अभी अभी यहाँ पे जो रहने के लिए आए हैं, इस वजह से जो क्लैन हेवनली मार्शल कॉर्प्स के जितने भी मेंबर्स हैं वो इनके बारे में अच्छे से जानते नहीं होंगे और ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने प्राइड के चक्कर में आपके प्रेस्टिजियस नेम को भी रिवील नहीं किया है। जो बोलता है हाँ तो फिर हुआ क्या। ह्यून बोलती है मैंने सुना है कि उनको डुएल के नाम पे कुत्तों की तरह पीटा गया। जो ये सुनकर अपने सर पकड़ते हुए सोचता है क्या ये बंदा पूरी तरीके से पागल हो चुका है। ये सबसे पहले तो एक फर्स्ट रेट का वॉरियर है और ये सीधा जाकर के डुएल कर रहा है अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट के एक मार्शल एक्सपर्ट से। अगर चीजें वहाँ पे कुछ ज्यादा ही टफ हो रही थी तो अपने भाई का नाम ले लेता यार, ये इतना ज्यादा इसमें शर्माने वाली कौन सी बड़ी बात है। तो क्या आप मुझे उसको कुछ मार्शल आर्ट को सिखाना चाहिए, लेकिन किसी एक वॉरियर को एनलाइटमेंट देना काफी ज्यादा आसान है, लेकिन अगर यहाँ पे बात आती है एक सिंगल बंदे को मार्शल आर्ट सिखाने की तो फिर वो एक अलग बात है। मैं खुद तो मार्शल आर्ट के बेसिक्स तक को सीखा नहीं हूँ, उसको क्या सिखाऊंगा। ऐसा लगता है कि मुझे ब्लू स्काई स्वॉर्ड्समैन एल्डर नैनगोम सूक से ही बात करनी पड़ेगी। जो ऐसा सोच के ह्यून से बोलता है चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी बात को सुन लिया, अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दूंगा। जो जितने में ये बोलता है उतने में ह्यून जो चाय बनाने के लिए केटली उठाने को जाती है तो ये अपना हाथ ही जला लेती है, जिसको देख करके जो परेशानी में इसके पास आता है और बोलता है क्या तुम ठीक तो हो। लेकिन भाई ह्यून तो अपने हाथ जलाने का नाटक कर रही थी। ये सीधा जाती है और जो की चुम्मी ले लेती है। जो भी चुम्मी को एंजॉय करते करते सोचता है आइस मार्शल आर्ट की एक मास्टर जो कि अनरेस्ट्रेन रियलम तक पहुंच चुकी है, वो हॉटपॉट पे हाथ डाल के अपना हाथ जला लेती है। कितनी ज्यादा क्यूट एक्शन है, अगर तुम्हें किसी ही चाहिए था तो तुम्हें पहले बोलना चाहिए था ना। जो चुम्मी को एंजॉय करते करते ऐसा सोच ही रहा होता है कि इसको फील होती है। ह्यून चुम्मी लेते लेते कुछ ज्यादा ही इंटेंस होती जा रही है, लेकिन इसको तो किसी भी मर्द के साथ कोई भी एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो फिर कैसे भाई। अब भाई जो का ऐसा सोचना ही होता है कि ह्यून इसको जमीन पे धक्का देती है और किस करते करते ही इसका जो इतना ज्यादा टाइट कपड़ा होता है उसको खोल देती है, बिल्कुल एकदम प्रो एक्सपीरियंस प्लेयर के जैसे। जो भी जैसे ही इस बात को रियलाइज करता है ये सीधा ह्यून को अपने ऊपर से धक्का देता है और अपने ओमनीपोटेंट हेवनली स्वॉर्ड फिजिक के व्हाइट आईज का इस्तेमाल करके जब ह्यून की तरफ देखता है तो इसको क्या दिखता है। सोचो सोचो भाई कौन होगी ये लड़की। चलो छोड़ो मैं ही बता देता हूँ। जो को दिखता है ब्लड रेड गोस्ट फायर, और ये किसकी टेक्निक है अगर तुम लोगों को याद हो तो बाय हुआलिन भाई, बाय हुआलिन 1000 चेंजेस ब्लड एम्प्रेस, अगर तुम लोगों को याद हो तो। जो को जैसे पता चलता है ये औरत और कोई नहीं हुआलिन है, ये गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है तेरी हिम्मत भी कैसे भाई तू कुतिया कहीं की लेडी हान की एक्टिंग करने की। हुआलिन पकड़ी जाने के बाद हंसते हुए बोलती है मैं पकड़ी गई, लगभग मेरा मिशन कंप्लीट हो ही गया था, मैंने तुम्हें खा ही लिया था। जो भाई अपना इज्जत बचाते हुए बोलता है ओए हफ्सी औरत तू ये क्या बकवास कर रही है, मैंने ऑलमोस्ट अभी अपनी अपॉर्चुनिटी खो ही दी थी। हुआलिन लाड टपकाते हुए बोलती है अरे वही तो, मैं तो तुम्हारी वर्जिनिटी ही लेने के लिए आई थी। जो गुस्से में बोलता है मुझे यूं हवस भरी निगाहों से देखना बंद कर, नहीं तो तेरी ये आंखें निकाल लूंगा। जो ऐसा बोल के सोचता है सांगरोक भाई बिल्कुल सही बोल रहा था, ये औरत सबसे क्रेजी
डर्टीएस्ट बिच है अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट की, जो कि जिन गुहाई तक को सरपास करती है। लेकिन आखिर कैसे ये जोकलन चेंबर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन के बेडरूम के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर सकती है उसके फियांसे का डिस्गाइज लेकर के। जो ऐसा सोच के बोलता है, अबे कुतिया औरत तू यहाँ पे आई तो आई कैसे? वालिन बोलती है, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ये 1000 चेंजेस ब्लड एम्प्रेस नहीं जा सकती? वैसे भी ये जगह तो पहले से ही ढीली है। वालिन की बात को सुनकर जो सोचता है, यहाँ इस आउटर गार्डन में ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे जीगल क्लैन के फॉर्मेशन ना हो। साथ में तीनों आयरन गेट्स के पास, जो कि ईस्ट, वेस्ट और साउथ में है, वहाँ पे दो दो ट्रांसेंडेंट रियलम के मार्शल मास्टर गार्ड करते हैं हमेशा। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी की पॉइंट्स हैं वहाँ पे वॉच टावर्स को बनाया गया है। साथ में जोकलन हेवनली मार्शल कॉर्प्स के द्वारा 2 से 3 बार सर्वेलेंस की जाती है हर जगह की। इस जैसी एक जगह को ये एकदम ढीली ढाली जगह कैसे कह सकती है? जो के मन में उठे क्वेश्चन के जवाब हुआलिन देते हुए बोलती है, जियांगो के एक फोर्स बनने से पहले जरा इसके बारे में सोचो। ये एक चेंबर ऑफ कॉमर्स है जिसके अंदर कॉन्स्टेंटली मटेरियल्स बाहर आते हैं और अंदर जाते हैं, जिससे ये सबसे बढ़िया इन्वायरमेंट बन जाता है स्पाइस को प्लांट करने का। यहाँ पे प्रोबेबली इससे ज्यादा आसान जगह होगी ही नहीं इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। जो हुआलिन की बातों को सुनकर सोचता है, ये बोल तो गलत ही रही है, लेकिन ये जितनी भी बातें बोल रही है वो सच है। ये बात मैं भी जानता हूँ, एक चेंबर ऑफ कॉमर्स चलाने की वजह से कुछ अनअवॉइडेबल रिस्क आते हैं जिनके बारे में कुछ किया ही नहीं जा सकता। लेकिन अगर यहाँ पे स्पाइस को प्लांट करना इतना ज्यादा आसान है तो फिर हम इस मैटर को यूं ही इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए हमें कुछ सिस्टम बेस्ड इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। मैंने सीक्रेट कोड और सीक्रेट टोकन के बारे में सोचा था, लेकिन इन सिस्टम्स के अंदर अगर एक भी एग्जीक्यूटिव बिका तो फिर वो सारी चीजों को एक्सपोज कर देगा, इसीलिए मैंने इन सभी आइडिया को छोड़ दिया था। साथ में हम कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके अंदर कुछ सीक्रेट टैटू का रिवाज हो। इसके अलावा अगर हमारा ये मेथड डिस्कवर हो गया फिर तो हमारी सिक्योरिटी के अंदर कोई भी आसानी से घुस पाएगा। जो कोई टेंशन लेता देख करके हुआलिन बोलती है, अरे तुम इसके बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हो? ये तो एक सिंपल से काम करने से सॉल्व हो जाएगा। जो बोलता है, कौन सा सिंपल सा काम बे? हुआलिन बोलती है, बस पॉइजनस इंसेक्ट को हर एक की बॉडी में इम्प्लांट कर दो, बस हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। भले ये करना तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही कॉस्टली होगा, लेकिन ये प्राइस वर्थ इट है। लो भाई, अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट के एक मेंबर थे, और क्या ही तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो? ये किस तरीके की आइडिया देगी जो को? वैसे ये आइडिया वर्किंग तो है लेकिन इफेक्टिव नहीं। जो हुआलिन के एडवाइस को सुन के बोलता है, बस अपना तुम मुंह बंद कर ले अभी के लिए, मुझे तेरी कोई एडवाइस नहीं सुननी। अब भाई अपना जो ऐसा बोलता ही है कि इसको एक औरत की फुटस्टेप सुनाई देती है, जिसको सुनने के साथ ही जो घबराते हुए हुआलिन को छुपने का बोलता है, जिसको देख के हुआलिन बोलती है, अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो इतना? ये तुम्हारी फियांसे हो रही है। मैं जब यहाँ पे आई थी तो ये देख करके आई थी कि वो सो रही है। जो ये सुन के भाई थोड़ा सा रिलैक्स होता है और बोलता है, हाँ तो फिर कौन है बाहर आ? तो अब भाई तुम लोग ही बताओ आखिर कौन होगी ये औरत? और कौन भाई? अपनी हुआलिन छत से उल्टा लटकते हुए बोलती है, मैंने तो डर गई। जिन जब जो को अदनंगा और हुआलिन को ह्यून के भेष में देखती है तो ये गुस्सा करते हुए बोलती है, तू कुतिया कहीं की, अब क्या तू शादी से पहले ही सुहागरात मनाना चाहती है, जो कि तू ओप्पा के क्लोथ्स को यूं आधा खोल के बैठी हुई है। जिन फिर ऐसा बोल के सबसे पहले तो छत से कमरे में आती है और गुस्से में बोलती है, जरा देखो तो सही इस बेशरम औरत को। बाहर तो ये इतना ज्यादा इनोसेंट होने की एक्टिंग कर रही है, लेकिन देखो तो सही अंदर से कितनी ज्यादा हब्सी है। हुआलिन जिन को गालियां देते हुए बोलती है, देखो तो सही ये फ्लावर लाइक बिच क्या कह रही है। आखिर तेरे पास इतना ज्यादा कौन सा पावर है जो कि तू इस तरीके का लुक अपने फेस पे लेकर के घूम रही है? दैट्स आउट ऑफ द फैशन, आउटडेटेड बिच। उनके भेष में रही हुआलिन के मुंह से ऐसी बातों को सुन के जिन सोचती है, ये कुतिया जो कि हमेशा जेंटल और नोबल तरीके से बात करती थी, आज अचानक से इसके अंदर इतनी ज्यादा वल्गैरिटी कहाँ से आ गई? जिन ऐसा सोच के जो से बोलती है, ओप्पा जरा इस कुतिया की तरफ देखिए, ये कितनी ज्यादा स्लटी हो चुकी है। इसने एंगेजमेंट होते के साथ ही अपने ट्रू कलर्स को दिखाने शुरू कर दिए। अब मुझे तो पहले से ही पता था जितने भी नॉर्थ के लोग होते हैं वो उतने ही ज्यादा अश्लील होते हैं। जो जिनकी बात को सुन के बोलता है, क्या साउथ के जितने भी वुमेन होते हैं वो और भी ज्यादा ओपन माइंडेड नहीं होते? जिन बोलती है, नो वे, ये नॉर्थ के लोग ज्यादा डर्टियर होते हैं। ये लोग बस बाहर से ही एकदम शुद्ध साफ दिखते हैं, लेकिन अंदर से इनके अंदर पूरी तरीके से हवस भरा रहता है। आपको पता नहीं है ये कितनी ज्यादा चालाक औरत है।
वालिन बोलती है मैं अग्री करती हूँ, ये जो नॉर्थ के लोग होते हैं उनके अंदर भी डरती डरती थॉट्स होते हैं। ये सर्दियों में कंबल के नीचे मर्दों के बारे में सोचते सोचते स्पाइडर वुमन के जैसे जालों को बुनते हैं और निशानों को छुपा देते हैं ताकि कोई देख ना सके। वालिन के मुंह से भाई इतनी गंदी गंदी बातों को सुन के जिन तो भाई पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। इसको तो भाई कुछ सूझ ही नहीं रहा होता है। और भाई ऑब्वियसली मैं उन सभी गंदी बातों को नहीं बता सकता, मैं जितना बता सकता था मैंने बता दिया। अब और भाई तुम लोग क्या सुनना चाहते हो मेरे मुंह से? मैं क्या अब पूरा पूरा हेंटा वाला सीन एक्सप्लेन करूं ना? वो वालिन बोलती है साउथर्न वुमेन जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी रियल डील होती हैं। अगर उनको कोई मर्द पसंद आता है तो फिर वो एकदम क्लियरली अपनी पूरी बॉडी से वो चीज दिखाती है। अगर तुम उससे आई कांटेक्ट करोगे तो फिर तुम्हें उसकी आंखों में सारी सारी चीजें साफ साफ दिखेंगी। क्यों, मैं सही बोल रही हूँ ना? जिन भी बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल तुम सही बोल रही हो। वालिन इसके बाद जो से बोलती है वैसे मुझे थ्रीसम करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? जो चिढ़ते हुए बोलता है अबे पागल कुतिया कहीं की पूरी तरीके से पागल हो चुकी है क्या सच में तू? जिन जैसे ही देखती है जो ही उनको गाली दे रहा है वैसे ही ये बात समझ जाती है कि ये और कोई नहीं थाउजेंड चेंजेस ब्लड एम्प्रेस ही है। जिन ये रियलाइज करने के बाद वालिन से बोलती है अबे घूसन बुढ़िया कहीं की तू यहाँ पे क्या कर रही है? कहीं तू ओप्पा के पीछे तो यहाँ पे नहीं आई? कहीं अगर तू सच में ओप्पा के ही पीछे आई है तो फिर तेरे एज को देखते हुए क्या तुझे जरा सा भी शर्म नहीं आता? वालिन बोलती है ओए कुतिया कहीं की, यहाँ पे प्यार के बीच में एज कभी नहीं आता, एज डजंट मैटर। जो इनकी ऐसी बातों को सुन के वालिन से बोलता है वैसे तुम्हारी एज कितनी है? वालिन बोलती है अरे तुम टेंशन मत लो मैं अभी भी अपने 40s में हूँ। वालिन के भाई एज के बारे में सुनते के साथ ही तुम जो का रिएक्शन देखो भाई, क्या ही तो मस्त रिएक्शन दे रहा है बंदा। You guys can call this bitch an mommy, an experienced mommy। नाउ अब जो वहां से जाते हुए बोलता है तुम लोगों को यहाँ पे जो मर्जी वो करो मैं तो यहाँ से चला। वो वालिन ये देख करके जिन को बोलती है जिन इस पे अटैक कर। जिसको सुनते ही जिन भी पूरी तरीके से जो को धरने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उतने में ही जो के दरवाजे पे रियल ह्यून ठकठकाती है और बोलती है ओपा यहाँ पे कुछ हुआ है क्या? जो जैसे ही उनकी आवाज को सुनता है वैसे इसकी बुरी तरीके से फट जाती है, क्योंकि ये जिस सिचुएशन में होता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए एकदम ही परफेक्ट पोजीशन है। जो इस सिचुएशन को देखते के साथ ही इन दोनों को ही धमकाते हुए बोलता है माइंड टू माइंड अगर तुम लोगों ने जरा सा भी साउंड को बनाया तो तुम दोनों को ही मैं यहीं के यहीं खत्म कर दूंगा। क्योंकि भाई जरा सा भी आवाज होने पे जो के लिए तो दिस इज द एंड हो जाएगा ना। जो इनको धमका देने के बाद खुद के आसपास और इन दोनों के आसपास भी एक साउंड प्रूफ बैरियर को बना देता है। लेकिन भाई जो कि साउंड प्रूफ बैरियर से होने क्या वाला है, क्योंकि बाहर तो भाई हांसी और ल्यून खड़ी हो रखी है जो कि खुद भी एक अंडरस्टैंड रियलम की मार्शल मास्टर है, जिसकी वजह से वो भी इंटेंट गाइडेंस को यूज कर सकती है। जो इस बात को जितने में रियलाइज करता है उतने में ह्यून भी दरवाजा खोल करके सीधा अंदर आने लगती है, जिसको देखते के साथ ही जो पूरी तरीके से पैनिक कर जाता है और इसके दिमाग में कोई भी चीज आता ही नहीं। लेकिन उतने में ही अपनी रियल ह्यून सीधा कमरे के अंदर आ जाती है और अंदर आके वो क्या देखती है, जियांगो जो के कमरे में जो के कपड़े को पहन के अपनी चिकनी छाती को दिखाते हुए इसको ग्रीटिंग करता है, जिसको देखते के साथ ही ह्यून पूरी तरीके से शर्मा जाती है और शर्मा करके वहां से भाग जाती है। और अगर भाई तुम लोग उन दोनों औरतों के बारे में सोच रहे हो तो भाई पीछे तुम लोग देख सकते हो जो ने उनको वहां पे छुपा रखा है ना। भाई तुम लोग सोच रहे होगे मैं तुम लोगों को इन दोनों औरतों की कन्वर्सेशन क्यों दिखाया, मैं चाहता तो इनको स्किप भी कर सकता था। तो भाई इसका रीजन एक ही है, इनकी कन्वर्सेशन इतनी ज्यादा मजेदार थी भाई, मेरे को पढ़ते पढ़ते पूरा हंसी आ रहा था। तो भाई मैंने सोचा तुम लोगों को भी सुना दूं, और तुम लोग चाहो तो भाई सीधा जाकर के ये ऑफिशियल चैप्टर पढ़ सकते हो, तुम लोगों को भी सुन के और भी ज्यादा मजा आएगा। तो अब चलो इस वाली वीडियो को इतना ही रखते हैं। और मुझे एक बात बताओ तुम लोगों को आज की वाली वीडियो कैसी लगी? मैंने इसमें थोड़ा सा हट के एक्सप्लेनेशन करने की ट्राई की है और थोड़ा सा जोक्स को भी क्रैक किया है, क्योंकि भाई मैंने पिछले वीडियो में कुछ लोगों के कमेंट देखे थे जिनको कि एपिसोड थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था, इसलिए मैंने अपनी थोड़ी सी कन्वर्सेशन स्टाइल और एक्सप्लेनेशन स्टाइल में थोड़ा सा फन को ऐड करने की ट्राई किया है। सो अब भाई तुम लोग बताओ तुम लोगों को ये वाली वीडियो कैसी लगी। और भाई लोग जल्दी ही मेरे 10K होने वाले हैं, जिसमें से लगभग 800 सब्सक्राइबर ही बचा हुआ है, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो। और 10K होने पे भाई मैं एक अनाउंसमेंट करूंगा, तो बस यही कह रहा हूँ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और 10K करवाओ। 800 ही सब्सक्राइबर बचा हुआ है। आई होप कि ये वाली वीडियो के साथ साथ हो जाए 10K तो मज़ा आ जाएगा। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।